तो आज हम बात करेंगे हाई ब्लैडर नेक के बारे में। हाई ब्लैडर नेक की समस्या बहुत कॉमन है यंग पेशेंट में। क्या हाई ब्लैडर नेक होता है, क्या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, क्या ब्लैडर नेक स्टेनोसिस होती है, क्या प्राइमरी ब्लैडर नेक होता है और क्या सेकेंडरी ब्लैडर नेक स्टेनोसिस होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये समस्या जो है कैसे स्टार्ट होती है। तो हाई ब्लैडर नेक की जो समस्या है यूजुअली यंग पेशेंट्स में स्पेशली आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में देखा जाता है जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अगर वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो वो यूरिन पास नहीं कर पाते, या किसी पब्लिक रेस्ट रूम में आपको यूरिन को पास करने में विलम्ब होता है, कठिनाई होती है यूरिन पास करने में, और जब सारे लोग चले जाते हैं तब आप यूरिन पास कर पाते हो। यूरिन करने में आपको समय ज़्यादा लगता है और करने के बाद लगता है कि पूरा यूरिन खुल के नहीं आया। कुछ पेशेंट्स में प्रोस्टेटाइटिस की वजह से भी हाई ब्लैडर नेक प्रेजेंट होता है। तो यूजुअली प्रेजेंटेशन होती है उन पेशेंट्स में जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवरवर्क्ड है लाइफ में, या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण जो ब्लैडर नेक है वो हाई राइडिंग हो जाती है। हाई ब्लैडर नेक सिंपल भाषा में समझेंगे तो क्या है, आप समझ लीजिए कि जैसे एक डैम है और डैम में जो उसके फाटक होते हैं जब वो ऊपर की तरफ होते हैं तो पानी पीछे डैम में भरा रहता है, और जब हमें फ्लो करना है तो उसको फाटक को हम डाउन कर देते हैं तो पानी जो है आगे बढ़ने लगता है। ऐसा ही हाई ब्लैडर नेक में होता है कि ब्लैडर नेक जो कि एक फ्लैट होनी चाहिए वो हाई हो जाती है डैम के फाटक की तरह, उसके पीछे यूरिन रुकने लगता है और जैसे ही हम उसको डाउन करते हैं दवाइयों से या किसी सर्जरी के द्वारा यूरिन आने लगता है। हाई ब्लैडर नेक की प्रेजेंटेशन यूजुअली जैसे मैंने बताया करीबन 15-20 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्रॉनिकली जो पेशेंट्स हैं उनको स्ट्रेस रहता है, वो यूरिन को रोकते हैं। अगर आप काफी समय तक यूरिन को रोकते हैं तो भी ये समस्या आने लगती है। और पेल्विक डिस्फंक्शन भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। पेल्विक डिस्फंक्शन मतलब कि जिन लोगों का पेट खराब रहता है, जो यूरिन को स्फिंक्टर को बहुत टाइट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कीगल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर डिस्फंक्शनल वॉइडिंग हो जाती है और वो भी हाई ब्लैडर नेक की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो हमें जब ये पेशेंट आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कोई पेल्विक डिस्फंक्शन तो नहीं है, या ये सिंपल हाई ब्लैडर नेक है जिसको कि PBNO या प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। अब प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो एक तो हाई ब्लैडर नेक के कारण होता है, दूसरा हमने बताया कि पेल्विक डिस्फंक्शन के कारण भी ऐसा हो सकता है। तीसरा, अगर आपको कोई प्रोस्टेट सर्जरी हुई है, जैसे कि आपका TURP सर्जरी हुआ है और ब्लैडर नेक आपस में जुड़ जाती है, उसको सेकेंडरी ब्लैडर नेक स्टेनोसिस कहा जाता है। तो ब्लैडर नेक स्टेनोसिस और हाई ब्लैडर नेक अलग अलग चीजें हैं। ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन PBNO का जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो हाई ब्लैडर नेक होता है। अगला सवाल ये आता है पेशेंट्स में कि जो ब्लैडर नेक ऑपरेशन है इसमें क्या मेरा सीमन बैक जाने लगेगा, क्या मेरे बच्चे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ज़्यादातर जब वो यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो यही बात होती है, और डिस्पाइट कि यूरिन फ्लो नहीं आ रहा होता है अल्फा ब्लॉकर्स देने के बावजूद, कहा यही जाता है कि जब आप अपना फैमिली कंप्लीट कर ले तब आप ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए BNI सर्जरी करा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये एक ओल्ड स्टेटमेंट है और 95% तक लोग इस स्टेटमेंट को, इवन जो यूरोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के दौरान ये करा गया, और ये जो थिंकिंग है नई थिंकिंग है। हमने 5 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो कि इस आप थंबनेल पे जाके इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि ब्लैडर नेक इंसिजन, जिसको कि हम इजैकुलेशन प्रिजर्विंग ब्लैडर नेक इंसिजन करते हैं, उनमें ये समस्या नहीं आती है और आपका जो सीमन है वो आगे की तरफ जाएगा और ये समस्या जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन की है वो समस्या इसमें नहीं हो। इस सवाल का यही जवाब है कि ऐसा नहीं है कदापि। अगर आपको ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि बहुत सीवियर हो गया है, यूरिन नहीं आ रहा है बिल्कुल, अल्फा ब्लॉकर्स लेने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं हुआ है, हमें पेल्विक डिस्फंक्शन रूल आउट हो चुका है, ऐसे केसेस में एक इजैकुलेशन प्रिजर्विंग ब्लैडर नेक इंसिजन हम कर सकते। क्या नया आया पिछले 2 वर्षों में हाई ब्लैडर नेक के ऊपर? तो एक नई टेक्निक आई, ये सितंबर 2024 में हमने इस टेक्निक को स्टार्ट किया था और इस टेक्निक को कहते हैं हम ITIND। ITIND क्या है कि वो एक तरह से ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस में 3 इसके प्रकार होते हैं। इस डिवाइस के बारे में हमने एक लाइव वीडियो भी शेयर किया था, उसको आप इस लिंक में देख सकते हैं। और ये डिवाइस भी एक तरह से ब्लैडर नेक इंसिजन ही करती है। कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए ये बताने के लिए कि उनको बताया गया कि ये ब्लैडर नेक इंसिजन नहीं करती, ये बस मुंह को खोल देती है। तो सिंपल हमें समझना पड़ेगा, ब्लैडर नेक इंसिजन ही होता है इससे भी, लेकिन ये इजैकुलेशन प्रिजर्विंग ब्लैडर नेक इंसिजन होता है और इस डिवाइस को इस तागे के द्वारा करा जाता है और इस थ्रेड के द्वारा हम इस डिवाइस को 5 से 7 दिन में निकाल देते हैं। तो किन पेशेंट्स में हम चुनाव करें कि हमें ITIND कराना है, किन पेशेंट्स में हम चुनाव करें कि हमें ब्लैडर नेक इंसिजन की तरफ जाना हो। जिन पेशेंट्स में ज्यादा सिम्टम्स सीवियर हैं, थिक ब्लैडर वॉल हो चुकी है और रेजिडुअल यूरिन ज्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में ब्लैडर नेक इंसिजन एक बेहतर उपाय है।
तो अगला ये सवाल रहता है हाई ब्लैडर नेक का कि इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। पहला इसका तरीका है एक यूरिन फ्लो टेस्ट से। यूरिन फ्लो टेस्ट से अंदाज़ा लग जाता है, स्पेशली यंग लोगों में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नहीं होता है और हाई ब्लैडर नेक की समस्या ज़्यादातर 20 से 45 वर्ष की उम्र के बीच में देखी जाती है। तो ऐसे में यूरिन फ्लो टेस्ट, जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं, इस तरह का यूरिन फ्लो टेस्ट हाई ब्लैडर नेक में आता है। अगर एकदम स्ट्रेट लाइन है तो वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं, विलंब है और यूरिन धीरे धीरे करके आ रहा है, तो वो यूरोफ्लोमेट्री हमें एक आइडिया दे देती है कि हाई ब्लैडर नेक है। क्योंकि आज इतने सारे केसेस हम कर चुके हैं तो आइडिया जो है हमें देख के उससे भी लग जाता है। दूसरा टेस्ट है आरजीयू। आरजीयू मतलब के रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। आरजीयू में एक जेट साइन होता है और उस जेट साइन के बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये हाई ब्लैडर नेक या प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है। तीसरा, उसकी पुष्टि करने के लिए हम एक फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करते हैं और फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाई ब्लैडर नेक है या नहीं है। रिजिड सिस्टोस्कोपी से हाई ब्लैडर नेक का पता नहीं लगता। कुछ लोग अपने स्फिंक्टर को बहुत टाइट कर लेते हैं और स्कोप जो है रिजिड स्कोपी में ऊपर नहीं जा पाता है। इसीलिए पुष्टि करने के लिए एक फ्लेक्सिबल स्कोपी अंडर लोकल एनेस्थीसिया जो है वो आपको इससे पता चल जाता है। नहीं तो अगर आपको रिजिड सिस्टोस्कोपी ही उपलब्ध है, सिस्टोस्कोपी अंडर एनेस्थीसिया करने पे हाई ब्लैडर नेक का पता चल। चौथे नंबर पे जिन पेशेंट में हमें लगता है कि वॉइडिंग डिस्फंक्शन है या न्यूरोजेनिक कंपोनेंट हो सकता है उन पेशेंट में, या ब्लैडर वीक हो सकता है जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में यूरोडायनेमिक टेस्ट CMG विद EMG हम कर सकते हैं। और जहाँ पे वीडियो यूरोडायनेमिक्स की सुविधा उपलब्ध है तो ये टेस्ट जो है और इसको बेटर कर देता है। तो ये तरीके हैं हाई ब्लैडर नेक का पता लगाने के लिए। अब ट्रीटमेंट क्या रहता है? ट्रीटमेंट में मैं हर पेशेंट को पहले बताता हूं कि आपको पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करना है। पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करने के लिए ये एक्सरसाइजेस का लिंक है, आप इसको देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। रोज इसको 20 मिनट के लिए करिए, आपको फर्क पड़ेगा। दूसरा, योगा मेडिटेशन, क्योंकि जैसा हमने बात की कि स्ट्रेस के कारण, बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीशन होने के कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप एक अच्छी नींद लीजिए, मॉर्निंग में योगा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए, ज्यादा जिम मत करिए। जिम में आप हफ्ते में 2 बार जिम या 3 दिन कर सकते हैं, रोजाना जिम नहीं करना है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो है वो 2 दिन कर सकते हैं हफ्ते में। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि मेरे खाने में जंक फूड ना हो, बाहर का खाना जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा है वो आपको अवॉइड करना है। तो एक हेल्दी बैलेंस खाना खाना, सही टाइम पर सोना और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना, उससे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा इसमें अल्फा ब्लॉकर दिए जाते हैं। यूजली यंग पेशेंट्स में हम जो है अल्फिजोसिन दिया जाता है क्योंकि ये सेक्सुअली आपको प्रॉब्लम नहीं करता। कुछ पर्चों में मैंने देखा कुछ लोग सिलोडोसिन भी लिख देते हैं। सिलोडोसिन से सीमन आना बंद हो जाता है, तो यंग पेशेंट में वो देना नहीं चाहिए। और टैम्सुलोसिन से भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये विकल्प हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो उन पेशेंट्स में हम इजैकुलेशन प्रिजर्विंग ब्लैडर नेक इंसिजन कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 1000 केसेस अब हमारे पूरे होने वाले हैं, इसी उपलक्ष्य में ये वीडियो बनाया जा रहा है। और किसी भी पेशेंट में अभी तक जो है ये इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आई है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है सर्जरी का, तो उनके लिए हम ITIND भी एक विकल्प है। ITIND मतलब इम्प्लांटेबल टाइटेनियम निटिनॉल डिवाइस, जैसा कि हमने बात करी है कि वो हम कर सकते हैं। और इससे भी पेशेंट्स को फायदा होता है, बशर्ते कि आपके सिम्टम्स थोड़े मॉडरेट हों, ज़्यादा सीवियर ना हो और ब्लैडर आपका थिक वॉल्ड होके खराब ना हो गया हो। तो ये सब हमने बात की ब्लैडर नेक के बारे में। इसके ऊपर अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं, कुछ और बातों पे आप पुष्टि चाहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। जब भी वक्त मिलेगा मैं इसके कमेंट्स को पढ़ के उसका जवाब दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप ये वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उनमें भी जागरूकता बढ़े। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो रोग बढ़ता नहीं है और वो ठीक हो जाता है, उसका क्योर हो जाता है। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में हमने देखा जो पेशेंट 10 साल बाद हमारे पास आ रहे हैं उनमें यूरिनरी ब्लैडर खराब होने लगता है और फिर जो है विकल्प सीमित हो जाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।